आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में आज हम बात करेंगे तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक और सरकारी सरगर्मियों। तेलंगाना में गुज़श्ता 8 माह से सरकारी और फलाही काम पूरी तरह से ठप है। गुज़श्ता साल अक्टूबर से तेलंगाना में पहले असेंबली इंतखाबात हुए, फिर इसके बाद सरपंच इंतखाबात के खत्म होने के साथ ही तेलंगाना में पार्लियामेंट इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई। पार्लियामेंट इंतखाबात के खत्म होने के बाद अब ZPTC MPTC की सरगर्मियां शुरू हो गई। रियासत में लगातार इंतखाबात से सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गया है। गुज़श्ता 8 महीनों के दौरान रियासत में सिर्फ इंतखाबात का दौरा है। सरकारी ओहदेदार अवामी नुमाइंदों को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम आदमी को लगातार इलेक्शन से परेशानियां पेश आती हैं। वजह साफ है, इंतखाबात के पेश नजर कोई बजट मंजूर नहीं होता और न ही हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी किए जाते हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान TRS लीडर अब्दुल मुकीद चंदा और कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान शुजात अली जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मुकीद साहब, सरकार आपकी है, TRS की आप नुमाइंदगी करते हैं। तेलंगाना इंतखाबी रियासत बन गई है। अवाम के मसाइल का हल सरकार के पास क्या है? पिछले कितना वक्त गुजर चुका है, क्या काम हुआ है? इंतखाबी रियासत एक तरह से बन गई है तेलंगाना। जी देखिए, इंतखाबी रियासत ये जो ZPTC और MPTC के जो इलेक्शंस है, ये इलेक्शन ये KCR साहब की दूरंदेशी है कि उन्होंने जो पार्लिमानी इंतखाबात का जो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज था, उसी दौरान उन्होंने इस इलेक्शन को कराते हुए जो आइंदा फिर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक लगेगा और उससे तरक्याती काम मुतासिर होने के इम्कानात थे, उससे बचने के लिए उन्होंने ये बेहतरीन एक रास्ता इख्तियार किया, जो कि वक्त पर एक हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दी गई और वो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने भी हालात को समझते हुए इसको कबूल किया। हुआ तो यूं था कि KCR साहब ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए भी इलेक्शन कमीशन को एक उन्होंने दरख्वास्त दी थी, उस दरख्वास्त को नहीं कबूल किया गया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मरहलों में इलेक्शन हो रहे हैं। ये TRS पार्टी वो पहली जमात थी जो 1 इलेक्शन 1 नेशन के फार्मूले पर जो अपनी नुमाइंदगी करी थी। ठीक है शुजात साहब, क्या इत्तेफाक करते हैं आपके पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जो ज़ाब्ते अखलाक जारी है उसी में ये काम किया जा रहा है ताकि आइंदा और वक्त खराब ना हो? देखिए, ये झूठी सरकार है, झूठे वादे हैं, झूठे डुअल स्टैंडर्ड्स है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जब इन्होंने बात की थी तो फिर आप पार्लियामेंट के साथ क्यों नहीं गए? पहले क्यों इलेक्शन करवा लिया असेंबली का? और फिर आज जो आप ये ज़ाब्ते अखलाक के दौरान ही आप जो है पंचायत राज के जो इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, वो एक्चुअली इनको डर है कि जो नतीजा आने वाला है लोकसभा का, उसमें इनको वो जक पहुंचने वाली है, तो उसका असर भी ZPTC के इलेक्शंस में हो सकता था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि इसी के साथ इसको जो है रख दिया। तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन कहने वाले लोग मुख्तलिफ जुमरों में मुख्तलिफ मरहलों में चुनाव क्यों कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल मुकीद साहब, जिस तरह से असेंबली इंतखाबात की अगर हम बात करें, अक्टूबर के बाद से लगातार सरकार बिल्कुल खामोश। अब मई आ चुका है, हम इलेक्शन के बाद इलेक्शन देख रहे हैं, सरकारी सरगर्मियां ठप है, फंड्स जारी नहीं हो रही हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त कोई मुतासिर हो रहा है तो माइनॉरिटी कारपोरेशन का फंड, खर्जात की अदायगी, ये कई ऐसी चीजें हैं जो लोग उम्मीद रखते हैं कि चलिए असेंबली का इंतखाबात हो गए हैं, अब हमें कुछ फायदा मिलेगा, हमारे कुछ काम बनेंगे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा आम लोगों ने कि हमें पार्लियामेंट भी होगा, सरपंच होगा, फिर ZPTC, इस तरह की चीजें एक लाइन लगी हुई है, कतार है, जिसकी वजह से आम लोग परेशान है। तो आम लोगों के लिए, आम अफराद के लिए सरकार के पास क्या एजेंडा है?
देखिए आप ये बात को गौर कीजिए कि जब तक के पार्लिमानी इलेक्शन के नताइज नहीं आ जाते तब तक के इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज था। आप ये कीजिए कि केसीआर की दूरंदेशी का अंदाजा लगाइए कि उन्होंने पहले इलेक्शन करा दिया। इसके अलावा जिस तरीके से आपने सरपंच इलेक्शन की बात की, मुखीद साहब, दूरंदेशी अभी क्यों आई है? दूरंदेशी तब भी आ सकती थी। असेंबली और पार्लियामेंट के एक साथ हो जाते, थोड़ा गैप मिलता, फिर लोगों के लिए कुछ काम बनता। दूरंदेशी अपने लिए थी या आम जनता के लिए? मैं पहले ही आपको ये कह चुका हूं कि उसी लिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केसीआर ने नुमाइंदगी की थी और असेंबली को डिसॉल्व करके उन्होंने काबिल वक्त इंतखाबात हो और पार्लिमानी इंतखाब भी काबिल वक्त हो, इसके लिए केसीआर ने कोशिश की थी। लेकिन हुआ यूं कि पार्लिमानी इंतखाबात जो अपने वक्त मुकर्ररा पर हुए और तेलंगाना के रियासती असेंबली के इंतखाबात काबिल वक्त हो गए। ये एक इत्तेफाक समझिए आप, जो कि केसीआर साहब ने एक बेहतरीन कोशिश की थी, उस कोशिश में थोड़ा सा एक ये मामला हुआ है। ठीक है, नहीं असेंबली के इंतखाबात आप अपनी मर्जी से डिसॉल्व करते हैं, सरकार समझ में आती है बात। पार्लियामेंट के इंतखाबात भी आप जल्द कराना चाहते हैं, ये बड़ा अजीब सा समझ आपकी लग रही है मुझे। क्या पार्लियामेंट के इंतखाबात भी आप पहले ही करा लेना चाहते थे तेलंगाना में? नहीं, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन का जो फार्मूला था उसमें ऐसा हो जाए कि 5 रियासतों के इंतखाबात होने वाले थे, उसमें तेलंगाना रियासत का भी हो जाए और वन नेशन के तहत कुछ ऐसा बिल जो है पार्लियामेंट में रखा जाए कि पूरे मुल्क में एक सा इंतखाबात हो। इसके लिए केसीआर ने अपनी नुमाइंदगी की थी। उस नुमाइंदगी पर कई एक सियासी पार्टियों ने भी इलेक्शन कमीशन को उसकी तायद में दी, कई पार्टियों ने मुखालिफत की, इत्तेफाक राय नहीं बन पाया, जिसकी वजह से ये ख्वाब ताबीर नहीं हुआ। ठीक, शुजात साहब क्या कहेंगे आप? इलेक्शन ही इलेक्शन और अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या थी? एक ऐसा लीडर तेलंगाना को मिला है जिसके पास न दूरअंदेशी है न समझदारी है, कुछ नहीं है, बस चुनाव पे चुनाव करते जाइए, जीतते जाइए और एमएलए को छीनते जाइए, पैसे से छीनिए और कोई तरीके से छीनिए। ये तो जमहूरियत का खत्ल हो रहा है तेलंगाना में। और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगा कि तेलंगाना की रियासत पुलिस स्टेट में तब्दील हो रही है। जर्नलिस्टों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में ठोंसा जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे केस लगाए जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और एक निकम्मी किस्म की सरकार इस तेलंगाना को मिली है। और जो सेक्युलरिज्म का दावा करने वाला चीफ मिनिस्टर सो रहा है, उसके एमएलए सो रहे हैं, उसके कारपोरेटर सो रहे हैं, उसके लीडर सो रहे हैं, वो महमूद अली नाम के एक जो है होम मिनिस्टर भी यहाँ हैं, वो भी सो रहे हैं। तो ये एक निकम्मी सरकार है और बिल्कुल सो रही है, जब लोगों के जज्बात को समझ नहीं रही है। और ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है सरकार को। वो समझती है कि अपोजिशन खत्म हो जाए टेक्निकली, लेकिन आवाम तो खत्म नहीं होंगे ना। आवाम जो है इतना लंबा वक्त हो चुका है, इतना लंबा वक्त हो चुका है, एक ही बहाना है सरकार के पास, इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ। लेकिन वो लोग जो असेंबली इंतखाबात में आपको वोट कर इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कुछ भला हो जाए, सारी चीजें ठप है। क्या प्लान है सरकार का? क्या इलेक्शन कमीशन से कहा गया है, जिस तरह से आंध्र प्रदेश के सीएम ने कहा कि हालात खराब हैं, हमें जो है अपने काम करने की इजाजत दी जाए, चाहे वो तूफान का मामला हो या दीगर मसले हों? क्या केसीआर ने कभी ऐसा कोई खत लिखा है इस बीच में कि यहां पर हमारी सरगर्मियां ठप है, हम स्टेट के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं? अब तो इलेक्शन हो चुका है हालांकि। देखिए चूंकि ये जो जेडपीटीसी और एमपीटीसी के इंतखाबात हैं, इसलिए आंध्रा की हालात मुख्तलिफ हैं और तेलंगाना के हालात मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर अब अगले 5 साल के अंदर कोई इलेक्शन होने वाले नहीं है। तमाम जितने भी इलेक्शन जो जमहूरी अमल में होते हैं, वो तमाम इंतखाबात ये 6 माह के अरसे में कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद अगला जो दौर होगा वो सुनहरी दौर होगा, वो तरक्याती दौर यानी होगा। इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बीच में सारे काम 5 साल तक आप पूरे कर लेंगे। कोई रुकावट इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के नाम पे या किसी और तरीके से आने वाली नहीं है। तेलंगाना रियासत सुनहरी तेलंगाना के सिंध गामजन होगी। केसीआर की क़यादत पर लोगों ने, ठीक है मुखीद साहब एक चीज बताइए, भरपूर एतमाद किया है। उस एतमाद मुखीद साहब, जेडपीटीसी इलेक्शन में असेंबली इलेक्शन से पहले सरकार बनी थी, उसके जो वादे किए गए थे, उस वक्त जो दावे किए गए थे, वो इलेक्शन से पहले कुछ किया गया था? चाहे वो टीचर्स रिक्रूटमेंट का मामला हो
चाहे वो डीएससी का मामला हो, जैसा कि रोजगार की बात आपने सरकार बनाने के बाद की थी। 4 साल आपने हुकूमत की, इलेक्शन से पहले कुछ तो कर जाते। कम से कम ये जो लंबा गैप है, इसका फर्क नहीं पड़ता सरकार को और आम लोगों को। जिलानी साहब, जिलानी मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने वादा किया था कि एक मुसलमान डिप्टी सीएम होगा। दूसरी मियाद में मुसलमान डिप्टी सीएम नहीं है, रब्बल इस्लाम होम मिनिस्टर है। 12% रिजर्वेशन की बात बिल्कुल खामोश हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि उस वादे का देहांत हो गया, वो वादा मरहूम हो गया। ये पता नहीं कैसे लीडर्स हैं, कैसी सरकार है, कैसी सोच है, पता नहीं कैसे ये लोग चलेंगे आगे। इनको पता नहीं है अंडर करंट इतना खतरनाक है कि कभी भी कोई एजिटेशन हो सकता है, इसको उखाड़ फेंक सकते हैं लोग। नहीं, मजाक दिल्लगी नहीं है सरकार चलाना। झूठे वादों पे आप जी नहीं सकते। ठीक है, चलिए मुखीद साहब आपकी बात मान लेते हैं, इंतखाबी ज़ाब्ते और होम मिनिस्टर को पता नहीं है तोड़ी गई। ये मजबूरियां तो पिछले अक्टूबर से है। अगर सरकार जो है अक्टूबर से पहले का कोई काम है तो ये कैसी सरकार जब बनी थी, जो वादे किए गए थे वो काम कहां है? फिर तब तो कोई ज़ाब्ते अखलाक नहीं था, वो काम भी ठप है और ये ज़ाब्ते अखलाक भी चल रहा है। जी, हर साल इन्होंने 2 लाख रोजगार फराहम करने की बात की, वो झूठ निकला। अब इनकी पूरे जो है तवज्जो इस बात पर है कि किसानों को किस तरह खुश रखा जाए। हालांकि इनके पास अब पैसा नहीं है, दूसरी तीसरी किस्त देने के लिए पैसा नहीं है, परेशान है, कहां से पैसा जमा करें। मुझे वो लतीफा याद आता है कि एक होटल में लिखा था आधा अंडा तैयार है, आधा चावल तैयार है, आधी रोटी तैयार है। तो एक कस्टमर ने पूछा कि ये आधी रोटी क्या है, आधा अंडा क्या है? तो उसने कहा कि भाई सरकार ने हम पर पाबंदी लगाई है कि जो भी स्टॉक हो उसको आप डिस्प्ले करें। तो क्या मतलब है, इतना ही आपके पास है? तो बोले ये फकीरों की होटल है, जो हमें जिस घर से जो मिल रहा है हम वो ये लाकर रख रहे हैं और बेचते जा रहे हैं। तो ये इतनी गिरी हुई सरकार हमारे सामने तेलंगाना की सरकार है। सुनहरा तेलंगाना बकवास है। लोग जो है अभी भी परेशान हैं। इंटरमीडिएट का इशू ले लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में ऐसा वाकया हुआ कि मालूम कीजिए जहां पर जो है 20-25 बच्चे और बच्चियां खुदकुशी कर चुके हैं गलत कॉन्ट्रैक्ट देने की वजह से, कमीशन खाने की वजह से। इतना बड़ा और बदतरीन वाकया पेश आया है। ठीक है शुजात साहब, मुखीद साहब, जिस तरह से शुजात साहब सवाल उठा रहे हैं, ये जो काम हो रहे हैं, जो कुछ चल रहा है, इस पर ज़ाब्ते अखलाक नहीं था? जिस तरह से एक प्राइवेट कंपनी को इंटरमीडिएट का आपने सारा ठेका दे दिया, बोर्ड कई सालों से इम्तिहान ले रहा था, उसको आपने बाजू रख दिया। ज़ाब्ते अखलाक सरकार का काम होता है तो ज़ाब्ते अखलाक आ जाता है, अवाम के मफादात, लेकिन सरकार अपने काम पीछे से जरूर करती है। जी, इंटरमीडिएट बोर्ड का जो मसला है, ये मसला अब इसके ऊपर जो है कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी इसकी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के बाद में ये तमाम चीजें आया होंगी। हम जितना जानते हैं, मैं उन तमाम तलबा से मेरी हमदर्दी है, टीआरएस पार्टी की हमदर्दी है और तलबा से अपील है कि वो इस किस्म के इंतहाई इक़दाम ना करें। लेकिन ये जो सियासी मकसद, अच्छी बात है कि आपकी हमदर्दी जिस अंदाज में स्टूडेंट्स के साथ जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है और तलबा को वरगला करके अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, मैं तलबा से अपील करता हूं कि ये सियासी जमातों के, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के बहकावे में ना आकर अपने जाने ना पेश करें और ये अपनी सियासी मकसद बरारी के लिए आप उनके ठीक है मुखीद साहब, ठीक है, अपोजिशन अपना काम कर रहा है, ठीक है, अपोजिशन अपना काम कर रहा है। सरकार क्या कर रही है? कि कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? सियासत में ना आए और कांग्रेस को अब कोई मौका नहीं मिल रहा था, कोई किसी तरीके से हुकूमत के ऊपर। ठीक है, अपोजिशन को छोड़ दीजिए मुखीद साहब, अपोजिशन को छोड़िए, अपोजिशन को छोड़िए। वरगलाने की कोशिश की गई है, कांग्रेस की तारीख रही है, ये वरगलाने वाली जमात है। ठीक है, ऐसी जमात मान लिया, जिसने हमेशा से, खास तौर पर मैं कहूंगा क्योंकि मैं एक अक़लियती कायद हूं, मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी, जुल्म और बर्बरियत का जो मामला किया गया 60 साल 70 साल में, कांग्रेस ने मुसलमानों को इंतहाई पस्तियों में पहुंचा दिया। चलिए, आपकी सारी बातें मान ली जाए। जिसने शुजात साहब हंस रहे हैं, ताला लगवाया। मुखीद साहब, आपकी सारी बातें चलिए ठीक है, कुछ देर के लिए मान लीजिए। 2 दिन 3 दिन पहले का वाकया, जिस तरह से मस्जिद ढा दी गई रात में, 400 साल कदीम मस्जिद है,
हमारे साथ में हमदर्दी की कहाँ है बातें अक़लियती करती है, लीडर? जबकि केसीआर कहाँ है जिन्होंने सरकार? खुद जब चीफ मिनिस्टर का हलफ लिया तो अपने साथ में कायद है कि अभी तक उस मस्जिद के इंतजाम के लिए किसी को जिम्मेदार करार नहीं दिया, और सवाल इंटरमीडिएट का हो रहा था, हम कहां से बरकरार रहे हैं। 20 बच्चे खुदकशी कर चुके हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस पार्टी पर लानत बरसनी चाहिए। अरे कब तक कांग्रेस की बात करेंगे भाई? कांग्रेस तो हार चुकी है इलेक्शन, आपको असेंबली दे चुकी है, आप असेंबली में जीत चुके हैं, आप सरकार बना चुके हैं। कांग्रेसियों के खाना हजम नहीं होता, ये छिछोरेपन की इंतहा है। ये बात इंटरमीडिएट के बच्चों की हो रही है, इस पर भी कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है? कमीशन के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, उन बदमाशों ने जो है गलत काम किया, उन लुच्चों ने गलत काम किया, बच्चे मारे गए, इसमें कांग्रेस का क्या हाथ है? मुझे समझ में नहीं आता ये क्या किस्म के लोग। चलिए, सरकार बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पर चलिए काम कर रही, कार्रवाई कर रही है, समझ में आता है। आप जिस अकलियत का दावा भर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं अकलियती लीडर हूं, एक अकलियतों के लिए एक हमदर्द सरकार है। रात के अंधेरे में एक 400 साल कदीम मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं, ठीक है। कहां की अकलियत, कहां की सरकार, कहां की हमदर्दी यहां दिखाई दे रही है? देखिए, वो वाक़या कल ही रोनुमा हुआ है, वो मंजर आम पर आया है। वो मस्जिद के बारे में जितना मुझे मालूम हुआ है, वो मस्जिद किसी ने अपने घर बना के रखा था और उसने धोखा दिया, उसने वक्फ बोर्ड को धोखा दिया। उस शख्स ने वहां के हमारे जो ग्रेटर हैदराबाद का अमला है, जो उनके अहदेदार हैं, उनको धोखा दिया। अब ये मंजर आम पर आया है, उसमें जो भी खाते है वो लोग कैफर किरदार तक पहुंचेंगे, सख्त से सख्त इकदाम किए जाएंगे। इसमें तो कहीं कांग्रेस नहीं है मुकीद साहब, ये खामोश रहने वाली गवर्नमेंट नहीं है मुकीद साहब, इसमें तो कहीं कांग्रेस नहीं आएगी ना बीच में, नहीं है कि जो जल्दी में कोई ऐलान कर दे, कोई फैसला कर दे, उस पर गहराई से जायजा लिया जा रहा है, उस पर सख्त इकदाम किए जाएंगे और उस पर इंसाफ किया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन असेंबली इंतखाबात से पहले आपकी सरकार ने, लोग कहते हैं कि जायजा लिया जाएगा। अरे मेयर कहां गया था? आपकी इंटेलिजेंस कहां गई थी? आपका वक्फ बोर्ड कहां गया था? आपकी बल्दिया कहां गई थी? आपका टाउन प्लानिंग कहां गया था? ये कब तक ये लोग चिचोरी बातें करके जिएंगे? इनको फेस करना चाहिए, सच्चाई को फेस करना चाहिए। आपका इंटेलिजेंस कहां था? आपको पता होना चाहिए था कि मस्जिद गिराई जा रही है। मस्जिद गिरती है तो बन भी सकती है, लेकिन मस्जिद गिराने वालों की जरूरत देखिए और उसको डिफेंड कर रहे हैं निकम्मे लोग। ये अच्छी चीज नहीं है। चलिए, ये कुछ वाकयात हुए हैं, सरकार इसको बहुत संजीदगी से ले, मुफीद साहब संजीदगी से ले, क्योंकि ऐसे वाकयात पर भी सारे लोगों की नजर है। अब अपोजिशन कुछ करता है तो आप कहते हैं कि साहब अपोजिशन इस पर सियासत कर रहा है। ये मामले ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जो सरकार ने वादे किए थे, वो वादे असेंबली इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले आपने कुछ किया नहीं। चाहे वो टीचर्स रिक्रूटमेंट का टेस्ट हो या उनके रिजल्ट आने के बाद उनके रिक्रूटमेंट की बात हो, कहां है? मैं आज नौजवानों के लिए बात कर रहा हूं, तेलंगाना के, जो रोजगार के लिए आज भी बेचैन है। चाहे पिछले 4 साल की बात करें या फिर ये इंतखाबात के बाद आप क्या काम करेंगे, किस तरह से नौकरी देंगे। शुजात साहब का कहना है कि आपके पास तो फंड्स ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आगे भी काम नहीं होगा, अगर हम इनकी दलील माने। मुकीद साहब, देखिए, पहली तो मैं आपको ये चीज़ वाज़ेह कर दूं कि इंतखाबात और जमहूरी अमल जो है, जमहूरी अमल में बादशाह अवाम होती है और अवाम को इस बात का फैसला है, इस बात का इख्तियार है कि वो फैसला करे किसके हक में। जो हालिया इंतखाबात हुए हैं उस पर तेलंगाना की अवाम ने मोहर सब की है कि केसीआर साहब के जो तरक्याती काम हैं, जो उन्होंने एक नौमौलूद रियासत को उन्होंने तरक्की के सिमत गामजन किया है। सबसे पहला जो उनका कारनामा है वो ये कारनामा है कि उन्होंने पावर कट के जो मसला था पूरे तेलंगाना रियासत में, उससे यहाँ तेलंगाना रियासत को नजात हासिल हुई। उसके बाद उन्होंने पानी के लिए मिशन भगीरथा का क़याम अमल में लाया। अभी देखिए आप, कालेश्वरम प्रोजेक्ट का जो वेटरन हो चुका है, उसके तहत 1-2 उसके बोर काम कर रहे हैं, वो पानी का मसला हल किया गया। पानी के बाद में यही कांग्रेस थी जिसके कांग्रेस के दौर में लोगों को एहतजाज करना पड़ता था, घड़े लेकर के आना पड़ता था। ये रिपीटेडली कांग्रेस क्या कहते हैं भाई? आपको पहली 5 साल की हुकूमत मिल चुकी, अब सेकंड टर्म भी आपको मिल चुका है। उस्मानिया दवाखाने में कुत्ते जो है ना अपना बसेरा किए हुए हैं। गांधी हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही एम्बुलेंस काम कर रही है। ये क्या बात कर रहे हैं लोग?
अभी तक जो है ठीक है कुत्तों को हटा नहीं सके। ठीक है, वो अपना अपना काम बता रहे हैं, वो काम बता रहे हैं। चलिए, आपने बिजली का मामला हल किया, पानी का मामला हल किया, लेकिन रोजगार पे आके, रोजगार पर आकर और ये जो अवामी मसाइल है उस पर आकर सरकार अटक जाती है। पूरे दुनिया में इतनी निकम्मी और इतनी शर्मनाक ठीक है शुजात साहब, तेलंगाना को नहीं मिली और शायद नहीं भी लेकिन ठीक है शुजात साहब, मुकीद साहब, आप जिस तरह से गिनवा रहे हैं सरकार के काम, बिजली पानी, अच्छी बात है, आपने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन रोजगार बहुत बड़ा वादा है, कई लाखों नौजवान इंतजार में हैं, ये वादा कर आपने इलेक्शन करवा दिया, ठीक है, दूरअंदेशी इलेक्शन में नजर आई लेकिन रोजगार के लिए नजर नहीं आई सरकार की। जी, फिर एग्जाम्स क्यों लिए गए? रोजगार के लिए 2017 में आपने इम्तिहान ले लिया, अच्छे तरीके से काम कर रही है, नौमौलूद रियासत के पास तो फिर इम्तिहान क्यों लिया? मेरा एक सवाल है, उन नौजवानों से आपने इम्तिहान क्यों लिया? रिजल्ट आया, जॉब्स कहाँ हैं? रिजल्ट कहाँ है? जॉब्स कहाँ हैं? नौजवानों को रोजगार मिला है, इनसे पूछिए। कितने टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, इनसे पूछिए। कितने स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे टीचर्स नहीं है, इनसे पूछिए। कितने जो है वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में अभी तक खाली पड़े हैं, इनसे पूछिए। इनके पास पैसा ही नहीं है, पूरा पैसा किसानों को दे दिया, चुनाव के लिए सरकारी करप्शन किया, इलेक्शन जीत गए, अब आप उनके पास कुछ है नहीं ऑफर करने के लिए। साहब, यही इल्जाम ऑपोजिशन का है, कांग्रेस यही कह रही है कि सारा पैसा आपने लुटाया है और सीएम इलेक्शन के लिए, किसानों के लिए, वहीं से काम कर रहा है, तो कैसे होगा? सेक्रेटरीट में सीएम बैठेगा तो ऑफिसर्स मिलेंगे, डिस्कशंस होंगे, रिव्यू मीटिंग्स होंगे, ना कोई रिव्यू मीटिंग है ना कुछ है। अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो इरिगेशन का चल रहा है, क्यों चल रहा है? ताकि उसमें करप्शन किया जा सके, कमीशन खाया जा सके। ठीक है शुजात जी, मुकीद साहब ठप पड़े हुए हैं जी, मुकीद साहब, करप्शन का इल्जाम, जो काम चल रहे हैं वो करप्शन के लिए किए जा रहे हैं, बड़ा इल्जाम है आप पर। इस बात का तो इकरार कर लिया है कि इरिगेशन का प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और ये काम यहाँ पे जो पानी का मसला है, पानी का मसला बहुत बड़ा है। पूरे हिंदुस्तान में पानी के लिए लोग कहत साली का आलम है। आप देखे होंगे कि पिछले साल महाराष्ट्र के लातूर वगैरह इलाकों में रेलगाड़ी के जरिए से पानी फराहम किया गया। वहां की हुकूमतें कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में भी पानी रेल से फराहम किया गया था, उसमें कोई खास बात नहीं है। टीआरएस गवर्नमेंट ने ऐसा इरिगेशन प्रोग्राम पर जा रहे हैं तेलंगाना में, जिससे बहुत बड़ी आवाम को राहत मिली है। इनके लिए रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान का जो काम है वो काम केसीआर साहब कर रहे हैं। कितने कौन सा रोजगार? मुफीद साहब, सवाल वही तो है, रोजगार कौन सा हल किया जा रहा है? फ्लैट्स बनाए गए हैं और कितने फ्लैट्स इस्तीफा कुनिंदगान को दिए गए, बताइए। ठीक है शुजात साहब, क्या बताइए? बता रहे हैं कोई रोजगार पे आके आपकी सरकार अटकती है, रोजगार के बारे में आप कोई हवाला दे दीजिए। बिल्कुल खामोशी है उसके ऊपर। जी, कितने रोजगार दिए हैं बताइए। देखिए ये जो कोई फिगर है तो बताइए। सरकारी नौकरियां कितने दिए हैं, कितने लोगों की जो है नए ठीक है शुजात साहब बता रहे हैं, खपत हुई है। ठीक है शुजात साहब, बच्चों को जो है जॉब मिला है। शुजात साहब वक्त कम है, मुखीद साहब देखिए जवाब। आईटी हब जो बनाया गया, आईटी हब में बहुत सारे मौके नौजवानों को, हुनरमंदों को मिले। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, उसमें इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार के मौके फराहम हुए हैं। उसके अलावा हुकूमत की जो सनती पॉलिसी है, सिंगल विंडो सिस्टम के तहत तमाम लोगों को अपने कारोबार और उनके फैक्ट्रियां लगाने की जो परमिशन एक ही दरवाजे से दी जा रही है, उससे कई एक रोजगार के मौके पैदा हुए। कितने रोजगार बताइए? आप फिगर्स नहीं बता पा रहे हैं। देखिए आपने ये खोल दिया, आपने वो बना दिया, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला? ये बताइए कि साहब फलां सेक्शन, फलां डिपार्टमेंट में हमने 10,000 रोजगार दिए, यही 10,000 हमने डीएससी फ्लग किया, इस वक्त ठीक है, 10,000 हमने जो है मौजू अगर आप टीचर्स को अपॉइंट किया। आज आप ये तमाम आदाद शुमार लेकर आता और आपके सामने पेश करता। सर अगर सरकार करती होती, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, तो आप तक आपके सामने ये सारी चीजें होती। बड़ा मसला आपकी सरकार बनने से लेकर अब तक रोजगार को लेकर ही वावेला मचा है। अब इसमें फिर आप कह देंगे कि साहब कांग्रेस अपोजिशन, दीजिए अपोजिशन को जवाब दीजिए, आपके साथ ही हैं। जी, रोजगार के मसले में सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर रोजगार की फराहमी के लिए इकदाम किए गए हैं तो वो तेलंगाना रियासत में किए गए हैं।
टीएस आई हब, टीएस आईटी पार्क, जिस किस्म से ये तमाम इकदामात टीआरएस गवर्नमेंट में किए हैं, खास तौर पर हमारे नौजवान आईटी मिनिस्टर, साबिका आईटी मिनिस्टर केटीआर साहब की क़यादत में किए गए हैं, वो बहुत बड़े मिसाली इकदाम हैं। पढ़ाई की तरफ तवज्जो ना हो, उसका क्या फ्यूचर होगा? सर, आज भी कई स्कूल्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टेम्पररी टीचर्स काम कर रहे हैं आपके। पहला इनाम दिया गया। आप मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक मरकजी इदारा है जिसने तेलंगाना रियासत को पहला मुकाम दिया, क्या वो बगैर किसी आदादो? चलिए, आपने बहुत सी चीजें बनाई हैं, सरकार ने बहुत कुछ किया है, इलेक्शन के ज़ाब्ते अखलाक के बीच में फंसी है सरकार, लेकिन आम आदमी के मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं। इंतखाबात के बाद आप कितने अवाम के मसाइल हल करेंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। तो इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।